हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड गुड डे। मैं डॉक्टर एस.एम. आज़ाद, सीनियर मेंटर, एडुकेटर एंड जेएनयू एलुमनस हूँ। पहले भी लगातार मैं रिकॉर्डिंग करता आ रहा हूँ। आज एक नए सब्जेक्ट को लेके हम लोग चलेंगे, जिस सब्जेक्ट को कहेंगे मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे। और मौर्यन एम्पायर की विशेषता क्या है, आपके सीयूटी सिलेबस में ये चीज़ पूरी तरह से डिफाइन करके दी गई है। तो आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। इस टॉपिक का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, कंडीशन क्या दिया हुआ है, मौर्य यानी गुप्ता एम्पायर की बातें की गई। मौर्य साम्राज्यवाद के बारे में किया गया है और गुप्त साम्राज्य के बारे में विशेषता की बातें की गई। इस पर आप लोगों को बल देना होगा, ध्यान देना होगा। ध्यान रहे कि मौर्यन एम्पायर की विशेषता और मौर्यन एम्पायर के साथ में क्या देखते हैं, गुप्ता एम्पायर की विशेषता, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको समझना है, जानना है। जब मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे पहली बार, तो भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री लाइक इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार कोई एक साम्राज्य व्यवस्था विकसित होती है। इसे मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो दूसरी विशेष या दूसरी मेजर राज्य व्यवस्था जो भारत में स्थापित होती है, उसको हम लोग गुप्ता एम्पायर के नाम से जानते हैं। ये दो सबसे बड़ी विशेषता है। और इस विशेषता का उद्देश्य क्या है, आपके सीयूटी में सवाल पूछने की है, एम्पायर का बिल्डिंग, एम्पायर का स्ट्रक्चर, एम्पायर की स्थापना किस रूप में होती है, उसकी व्यवस्था किस हिसाब से विकसित होती है, साम्राज्य जो था कि नहीं वो संप्रभुता था साम्राज्य में, या फिर कह सकते हैं रिपब्लिक जैसी चीज़ भी थी। संप्रभु या संप्रभुता का मतलब है रिपब्लिक के स्टेट की भी बात हम लोग करते हैं। इस चीज़ को देंगे, ध्यान दे के चलेंगे। और गुप्ता में भी साम्राज्य की बात करेंगे। इसकी जब आगे बात हम लोग करते हैं गुप्ता, खास करके चंद्रगुप्ता मौर्य साम्राज्य में, तो भारत में पहली बार क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको इस संदर्भ में याद रखने का सबसे तरीका क्या होगा, सबसे पहला तरीका क्या हो, भारत में पहली बार, एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन, एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी क्रिएटिव इन इंडिया, that was established only the first time in India. You have to keep in your mind that too, it was happened first time in India, first time हुआ, तो आपको आसानी से ये चीज़ याद भी रह सकती है। और इस सिलेबस में जो सबसे बड़ी बात कही गई है, इस सिलेबस में जिस चीज़ का आकलन किया गया है, दर्शाया गया है, उस सिलेबस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ हाउ इंस्क्रिप्शन टेल्स ए स्टोरी ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड व्हाट यू कैन से गुप्ता एम्पायर। किस प्रकार से शिलालेख, सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो सारी डिस्कवरी हो रही है, ये जो सारा कह सकते हैं कि सारी चीज़ जो प्रमाणिकता से मिलती है, सारा चीज़ एविडेंस से मिलता है, वो इंस्क्रिप्शन का मतलब है शिलालेख है। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि बहुत सारा विषय क्या नज़र आता है, ये पूरा चीज़ क्या है, रिकॉर्ड के फॉर्म में नज़र आता है। तो इस चीज़ पर आप पूरा ध्यान आकृष्ट कीजिएगा, किस प्रकार से ये जो प्रमाणित मिलता है, मुख्य रूप से क्या देखते हैं, इंस्क्रिप्शनल, और साथ में क्या देखते हैं, बहुत सारी पुस्तकों की या शोध किया हुआ चीज़ देखने को मिलता है। इसकी जो सबसे बड़ी क्रिटिकलिटी भी आप ध्यान देंगे, याद रहे, सबसे बड़ी क्रिटिकलिटी पर जब ध्यान आप देंगे तो सबसे बड़ी ध्यान देने की बात क्या होती है कि पहली बार एक ऐसा चीज़ होता है और एक ऐसी अवधारणा विकसित हो जाती है, आपके पास क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की विवेचना करनी होती है। और भारत में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक विवरण मिलता है जिसमें जो स्रोत है वो स्रोत प्रमाण पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप में मिलता है और परोक्ष में भी मिलता है। और जो प्रमाण भारत में पहली बार मिल रहे हैं वो पुरातात्विक उत्खनन से भी मिलता है, एक्सकावेशन से भी मिलता है और लिटरेरी सोर्स भी मिलता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये दोनों का जो लिटरेरी सोर्स है वो भारतीय भी, इंडिजिनस भी है, और क्या देखते हैं, विदेशी, दोनों के दोनों स्रोत है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके टॉपिक में, सिलेबाई में इसकी महत्वता सबसे ज़्यादा है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो आप इस चीज़ के लिए, यही आपका सिलेबाई का मेन स्पाइन है।
या कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी आपके सिलेबस की यही होगी, और इस सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। जब टॉपिक की आप शुरुआत करते हैं जिसकी मैं विवेचना करूंगा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ द मौर्य और गुप्ता, यानी गुप्त काल की और मौर्य काल की जो इतिहास है, इस इतिहास का प्रमाण, इस इतिहास की सत्यापितता की जब बात करते हैं तो दोनों चीज़ें भारतीय के साथ साथ विदेशी भी है, इंडिजिनस अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेनर ऑल्सो, और दोनों डॉक्यूमेंटेशन साक्ष्य रूप में मिलता है, इंडिजिनस रूप में मिलता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या, गुप्त काल में भी जो साक्ष्य मिलता है वो इंडिजिनस भी है और विदेशी भी। मतलब क्या है, वो पूरी तरह से भारतीय भी है और पूरा विदेशी भी है। जब विदेशी की बात करते हैं तो चाइनीज़ सोर्सेज है, हुएनसांग का है सोर्सेज है, फाहियान का भी सोर्सेज है, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। तो आइए पहली बार मैं अध्ययन करूंगा मौर्य के बारे में, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसका इंस्क्रिप्शन, जिसकी शिलालेख बहुत की प्रधानता बहुत अधिक है, और उसकी जो साक्ष्य मिले हैं, रिटन स्रोत मिलते हैं, उसकी विशेषता बहुत है। इस चीज़ पे आप ध्यान दे के चलेंगे। इसका पहला टॉपिक का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ फ्रॉम द मौर्यन टू द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्त काल की और मौर्य काल की दोनों का राजनीतिक इतिहास, और राजनीतिक इतिहास का जो स्रोत है, स्रोतों के आधार पर उस तथ्य की कैसे पुष्टि की जाती है, उसकी व्याख्या करनी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्क्रिप्शन एंड डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट, और यू कैन शिफ्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। कहा क्या जाता है, पहली बार जब शिलालेख को पढ़ ली जाती है, और सबसे बड़ी बात, ये योगदान किसको जाता है, जेम्स प्रिंसेप को। द पर्सन हु डिसाइफर्ड द पर्सन नोम वाज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार डिसाइफर किया था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, किस काल की, मौर्य काल की, और तब से मौर्य काल के इतिहास की जानकारी परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों देखने को मिल जाती है। यहाँ तक कि डिसाइफरमेंट जब किया गया था तो पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारी चीज़ की व्याख्या हो जाती है। दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं, प्रिंसेप एंड यू कैन से पियादसी, और जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार ये घोषणा की थी कि देवानामा पियादसी, अशोक की शिलालेख मिलती है, उस शिलालेख में लिखा गया है देवानामा पियादसी, यानी ईश्वर सबसे ज़्यादा अशोका से प्यार करते हैं। अशोका से प्यार करने का मतलब क्या हुआ, उद्देश्य क्या हुआ, अशोक ईश्वर की बनाई हुई जितनी भी कहा जा सकता है चीज़ें हैं, जिससे मनुष्य हैं, मानव है, मानव की सबसे ज़्यादा ईश्वर के बनाए हुए चीज़ को जेम्स प्रिंसेप प्यार करते हैं, उसको विशेषता देते हैं। इसलिए ईश्वर सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, देवानामा पियसी या पियादसी, इस बात अशोक को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इसकी विशेषता है। दूसरा है, सबसे पहली बार स्टेट यानी राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है। फिर क्या है, सबसे पहला दुनिया का एम्पायर, या भारत के संदर्भ में रखते हैं तो भारत के भूभाग में, भारत के सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय महाद्वीप में पहली बार कोई ऐसे राज्य का विकास या राज्य की उत्पत्ति या राज्य का उद्भव हो रहा है, वो मौर्यकालीन इतिहास है। इसकी जानकारी का अध्ययन आपको करना होगा। उसके अलावा कहते क्या है, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, पहली बार एक टर्म आता है, याद रखिएगा, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, मतलब है राज व्यवस्था की, राजतंत्र को, राज को चलाने के लिए जो रूपरेखा संग्रहित की जाती है, जो रूपरेखा दर्शाई जाती है, जो रूपरेखा दिखाई जाती है, किस प्रकार से राज्य का निर्माण होता है और किस प्रकार से राज्य के प्रणाली की चलाने की व्यवस्था इस काल में विकसित होती है। हाउ एंड व्हाट वे the emergence of a state has taken place, and what way the mechanism of administration of a state was came to prominence by the time of Chandragupta Maurya, or you can see also Ashoka. Then क्या देखते, टाउन द ट्रेड, by this time इस काल में क्या देखते, टाउन और ट्रेड, मतलब बहुत सारे नगर विकसित होते हैं,
ट्रेड एंड कॉमर्स विकसित होता, कह सकते हैं कि भारत का पूरी तरह से नगरीकरण यहाँ पे इस काल में हो चुका था, तभी नगर व्यवस्था विकसित हुई थी, तभी इस काल के ट्रेड एंड कॉमर्स का स्पेसिफिक डेवलपमेंट भी इस रूप में देखने को हम लोग को मिलता है। बैक टू द बेसिक का मतलब है क्या, तथ्य की बात हम लोग करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हर चीज़ का एक लिमिटेशन, द लिमिटेशन और एक्सेप्शन, और यू कैन से द एविडेंस, और एविडेंस जो उस काल का मिला है उसकी एक सीमा रेखा तय हो जाती है। उस सीमा रेखा में इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है राज्य का उद्भव कैसे हुआ, राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों का नामकरण कैसे होता, कौन कौन से क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थे, कौन कौन से क्षेत्र अशोका के काल में थे। कुल मिला के मौर्यन एम्पायर में इस चीज़ की जानकारी मिलती। प्लस उस काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, क्या किंगशिप था या फिर क्या रिपब्लिक था, मतलब गणराज्य था या राजतंत्र जैसी व्यवस्था थी, इसकी भी जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी एक सीमा रेखा तक सीमित हो जाती है, तो इसकी हम लोग विवेचना हम लोग करेंगे। ये इतिहास काफ़ी लंबा है, या आपका टॉपिक काफ़ी लंबा है, लंबा होने के साथ साथ क्या इसकी व्यापकता भी बहुत लंबे समय से इसको सिद्ध भी की जा चुकी है, और इसकी सिद्धि में जो सबसे मेजर चीज़ को ध्यान हम लोग देंगे, आप याद रहे कि कॉपी कलम लेके आप तैयार रहें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट भी करेंगे, अदरवाइज आपको ये पीपीटी मिल ही जाएगी। अब देखते क्या, मॉडर्न पीरियड वॉज ए रिमार्केबल पीरियड इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार पहली बार एक राज्य व्यवस्था आती है, उसका नाम लिख लीजिएगा, मौर्यकालीन इतिहास था। मौर्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दो बड़े विख्यात पर्सनालिटी को, या कह सकते हैं दो बड़े कहा जा सकता है, विशेष रूप से शासकों का नाम होगा, जिसमें अशोक का नाम होगा और चंद्रगुप्ता मौर्य का नाम होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे चल के देखते क्या हैं, मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से विस्तृतता फैला हुआ था, और दक्षिण का भाग क्या था, केरला, तमिलनाडु और छोटा सा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का हिस्सा था, उसको छोड़ के मौर्य साम्राज्य पूरे वृहत रूप से पूरे भारतवर्ष में पूरी तरह से फैला हुआ था। तो नाम ये जानिए आप, कौन सा राष्ट्र कौन सा राज्य नहीं था, तो केरल का प्रदेश था, तमिलनाडु का प्रदेश था, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी सीमांत के जो क्षेत्र थे, जो असम का रीजन है वो नहीं था। बाकी सारा के सारा आधिपत्य, सारा के सारा साम्राज्य पूरी तरह से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। जब से मौर्य साम्राज्य का फाउंडेशन हुआ, द फाउंडेशन वॉज टुक प्लेस, द पीरियड वॉज नोन एज 321 BC to 185 BC. For the first time in the history of the political India, India was politically united. यहाँ आपका CUET का प्रश्न शुरू हो जाता है, कॉपी कलम निकाल के रखेंगे और चीज़ों को चिन्हित आप करते चलेंगे। पहली बार सवाल पूछा जा सकता है, पहली बार भारत एक यूनाइटेड इंडिया, पूरी तरह से एकत्रित भारत कब रूप में आया? आपका जवाब होगा मौर्यकालीन इतिहास का में मौर्यकालीन का युग था, जिसका कार्यकाल 321 BC से लेके 185 BC तक होता है। दूसरा क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द हिस्ट्री राइटिंग वॉज ऑल्सो बिकम क्लियर फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड द ड्यू टू एक्यूरेसी ऑफ द क्रोनोलॉजी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, एक सवाल भी पूछा जा सकता है, भारतीय इतिहास के खोज के अंतर्गत और पर्याप्त एविडेंस के अंतर्गत सबसे पहली बार कहते हैं क्रोनोलॉजी, मतलब है कि इतिहास का जो तारतम्य होता है, जो सीरीज होता है, जिसकी अवधारणा बनी होती है कि शुरू से लेकर अंत तक एक क्रम के विकास के रूप में इस चीज़ की चर्चा की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब है एक सीरीज से, एक कहा जाता एक व्यवस्थापित गत के हिसाब से या व्यवस्था के हिसाब से पूर्ण रूप से इसका नामकरण शुरू हो जाता। तो भारत की जो हिस्ट्री ऑफ क्रोनोलॉजी आती है पहली बार, खास करके जेम्स प्रेसअप के बाद से इस काल से शुरू होती है। इसलिए ये पता चलता है इस इतिहास का युग पूरी तरह से साक्षात है और इसका प्रमाण भी देखने को मिलता है। और हिस्ट्री को पहली बार क्या क्या रिकंस्ट्रक्ट करने की भी व्यवस्था इस पीरियड में स्थापित हो जाती है।
तीसरा केंद्र बिंदु, द सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर मोर वैरिड and considered more authentic than the earlier period. For the first time, we have to our disposal number of sources of literary sources. Like क्या देखते हैं कि पहली बार इतिहास को फिर से पुनर्संरचना की जाती है। इस पुनर्संरचना के आधार पर क्या देखते हैं, तथ्यात्मक मतलब एविडेंस मिलता है। किस रूप में? शास्त्र के रूप में मिलता है, क्रॉनिकल्स के रूप में मिलता है, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के रूप में मिलता है, प्लस विदेशी स्रोतों से भी देखने को मिलता है। तो पहले मैं टेक्सचुअल सोर्स की बात करूं, स्रोत की बात करूं, जो लिखित साक्ष्य मिलता है, उसके अंतर्गत क्या देखते हैं, कौटिल्य के लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का मतलब ये आप लोग नहीं समझेंगे कि इकोनॉमी की बात की, नोट इट डाउन। अर्थशास्त्र का मतलब होता है द स्टेट क्राफ्ट, यानी राजतंत्र को चलाने के लिए जिस पुस्तक की व्यवस्था की गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी, उसे हम लोग अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, स्टेट क्राफ्ट। इसकी दूसरी पुस्तक है, उसका नाम इंडिका। इंडिका लिखी गई किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। और मेगास्थनीज कहाँ का था? मैसेडोनिया का था, मकदोनिया का था। ये दो सोर्सेज रिटर्न मिलते हैं। एक से सोर्सेज क्या है? कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये इंडिजिनस सोर्सेज है। दूसरा क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका। क्या देखते हैं? ये विदेशी स्रोत है। उसके अलावा क्या देखते हैं? जूनागढ़ की शिलालेख देखने को मिलती, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिलती है। रुद्रदामन फर्स्ट की ये इंस्क्रिप्शन है, जिससे ये पता चलता है कि पहली बार इसने एक झील या एक लेक का निर्माण किया था चंद्रगुप्ता के काल में, जिसे रुद्रदामन के नाम से जानते हैं। और इस लेक को सुदर्शन लेक के लिए जानते हैं। तो भारत का पहला प्रमाण मिलता है मौर्य काल का। इस काल में लेक की भी विवेचना की गई। ये सोर्स ऑफ मटीरियल का इन्फॉर्मेशन है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना इस काल में यहाँ से हो सकती है। और अशोका ने बहुत क्लियर कट, अशोक ने क्या किया अपने काल में, इस चीज़ को बहुत क्लियर कट कहा जा सकता है, एविडेंस दिया है कि इस काल की व्यवस्था कैसे डेवलप होती है। तो पहले मैंने हेडिंग आपको दे दिया है, इसके लिए क्या देखते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बातें हो जाती है। और जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात हम कहेंगे तो पहली चीज़ क्या नज़र आती है? सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। देयर आर टू ऑथेंटिक सोर्सेज विच हैव लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन काल का सोर्सेज, स्रोत की जानकारी ऑथेंटिक सोर्स से मिलती है। जो पहला ऑथेंटिक सोर्स है उसको हम लोग लिखिएगा लिटरेरी एविडेंसेस, लिटरेरी सोर्सेज, या फिर कहेंगे हम लोग लिटरेरी एविडेंस, यानी लिखित साक्ष्य के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। व्हाट इज दैट? एंड द बुक दैट वाज रिटन बाय कौटिल्य एंड द बुक वाज नोन एज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेट क्राफ्ट that mentioned about the art of administrative mechanism and governance over the चंद्रगुप्ता मौर्य। ये दो चीज़ों की पुष्टि होती है, मतलब है प्रशासन कैसे चलाओगे और सुशासन कैसे चलाओगे। और आप लोग नोट कर लेना, भारत के राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ी चीज़ आती है सुशासन, गवर्नेंस किसे कहते हैं, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहली बार जो उद्भव होता है, ओरिजिन होता है किस चीज़ का? एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का पहली बार इस काल से होता है। इसकी जानकारी कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है हम लोगों को। कौटिल्य का जैसा कि आप नाम जानते हैं, इसका नाम चाणक्य भी था, इसका नाम चाणक्य भी था, इसका नाम विष्णुगुप्त भी था। और क्या देखते हैं, ही वॉज द चंद्रगुप्ताज मेंटर एंड एडवाइजर। पहली बार एक शब्द नोट कर लेना, द टर्म इज नोन एज मेंटर। मेंटर का मतलब क्या? वैसा अभिभावक जो आपको शिक्षा दे, दीक्षा दे, प्लस आपको विधा भी सिखाए, कलाकारी भी सिखाए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, मैकेनिज्म एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, स्टेट को चलाने का तरीका क्या होगा। तो पहली बार एक शब्द आता, आजकल ये चलता फिरता हुआ शब्द है मेंटर, जिसे कहा जाता है। तो पहली बार क्या कहेंगे, एडवाइज़र के साथ में मेंटर भी था। और ये बुक पूरी तरह से बताता है कि स्टेट मैकेनिज्म कैसे पॉलिटिकल सिस्टम चलता है ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता टाइम। तो ये पहली पुस्तक ये मिल जाती है। और इस पुस्तक की विशेषता अभी भी बहुत है। इसकी सप्तांग की थ्योरी है, इस सप्तांग की थ्योरी भी इसकी पूरी विशेषता को बहुत अच्छे रूप से दर्शाती है, दिखाती है या चलाती भी है।
इट इज़ द टेक्स्ट अबाउट द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। याद रखिएगा टेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। ये चीज़ को आप जान लीजिए, गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नेंस क्या होगा, जिसे लिखा गया था किसके द्वारा, कौटिल्य द्वारा। तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट और गवर्नेंस। प्रेजेंट टाइम में मोदी सरकार कहता क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब क्या है, आपको उत्तरदायी दे दिया गया, आप प्रशासन की कार्य प्रणाली को समझाओगे, वो बार बार आपको बताएगा नहीं, दिखाएगा नहीं, वो चीज़ों आपको गुणवत्ता अपने आधार पर, अपने योग्यता के आधार पर उसको निष्पादित करना हो। गवर्नेंस का दूसरा अर्थ यह होता है कि आप जनता की सेवा आप किस प्रकार से, कितनी भली भांति से निष्पादित कर पाते हो, ये उसकी सबसे बड़ी क्रिटिकल पॉइंट होगी। इसको याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद क्या देखते हैं, इट इलस्ट्रेट्स मॉडर्न पीरियड्स इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। और चंद्रगुप्ता मौर्य, फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अपॉइंटेड कौटिल्य एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो क्या देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सबसे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होगा, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कोई भी राजतंत्र, कोई भी राजव्यवस्था तभी सुचारू ढंग से चलेगी जब आपके पास अर्थव्यवस्था होगा, जब आपके पास रोकड़े होंगे, तभी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म कामयाब हो सकता है या फिर आगे लेकर के उसे चल सकते हैं। उसके अलावा आगे की बात मैं करूं, और चंद्रगुप्ता मौर्य क्या था, उसने रखा था एक मंत्री के रूप में, किसको रखा था, चाणक्य को। इस कंडीशन में और क्या देखते हैं, इस किताब द्वारा क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल स्तर पर कह सकते हैं, जो कि अलग दिशा में, अलग रूप में भी दिखाई गई है, या फिर कह सकते हैं दर्शाई गई है। यहाँ मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा कर दूं, क्योंकि एक दो सवाल उससे भी निकल करके पूछा जा सकता है, उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा सजग रहना होगा। अर्थशास्त्र इज नॉट द मोस्ट पीपल बिलीव दैट इट इज़ द रिजर्शन ऑफ वॉट, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग। इसको कहता क्या है कि एंशिएंट इंडियन थिंकिंग नहीं है, ये कहता क्या है, ये कहता क्या है, कौटिल्य क्या था, एक पॉलिटिकल थिंकर था, और जो सारी चीज़ें इसने विवेचना की थी, इसमें बताता क्या है, अपनी किताबें अर्थशास्त्र में चीज़ें हैं। अर्थशास्त्र क्या कहता, ये कहता चक्रवर्ती राजा, ये कहता है राजा एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरे के पूरे तंत्र पे अपना नियंत्रण, कंट्रोल रख सके, ये चीज़ की विवेचना करता है। साथ ही क्या देखते हैं, इंपीरियल सॉवरेंटी एज ए स्पैनिंग और नॉर्थ साउथ हिमालय टू सी टू द 1000 योजना इन ईस्ट वेस्ट। कहता क्या, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा के पूरा एक साम्राज्य है, और उस साम्राज्य को चलाने के लिए जो सबसे बड़ी शक्ति की जरूरत होती, क्या देखते, इंपीरियल संप्रभुता। संप्रभु और संप्रभुता, सॉवरेंटी आप जानते हैं। सॉवरेंटी का मतलब है इंटरनल रूप से, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से आपको पूरी आज़ादी है, आप साम्राज्य को किस रूप से नियंत्रित कर रहे हो, किस रूप से आप चला रहे हो, इसका अर्थ होता है सॉवरेंटी। और अभी वर्तमान समय में भी सॉवरेंटी शब्द पूरी तरह से प्रचलित है या चलन में है, उसकी व्यवस्था या विवेचना की बातें आगे हम लोग करेंगे। यानी सबसे पहली बार संप्रभुता शब्द पहली बार प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्ता मौर्य के एम्पायर से, उसके साम्राज्य से, उसकी व्यवस्था से। इस चीज़ का आकलन आगे भी किया गया है। तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर विच रेफर्स टू द पृथ्वी एंड यू कैन से अर्थशास्त्र। क्या देखते हैं, ये पूरा के पूरा डायमेंशन, ये पूरा का पूरा चरितार्थ इस आधार पे किया गया है, मौर्य साम्राज्य किस हिसाब से, किस रूप से विकसित था। और मौर्य साम्राज्य में क्या देखते हैं, धरती पे अर्थव्यवस्था को किस हिसाब से प्रतिपादन किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, जो पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताया, उसमें इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, किस प्रकार से संप्रभुता का उपयोग किया गया, किस प्रकार से शासक और शासित को चलाया गया, और पूरी तरह से भारत एक यूनाइटेड एम्पायर या एकीकृत भारत के रूप में कहते हैं। और पहली बार ये कहा गया था
कि मौर्य साम्राज्य की जो व्यवस्था थी, नेचर था, कैरेक्टर था, दैट वाज कॉल्ड डीप हेवी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। ये एम्पायर डीप था। डीप का मतलब जनता डायरेक्टली आवाज़ सुनती थी, किसानों की, सामान्य लोगों की, मजदूरों की डायरेक्ट संबंध उस काल में हुआ करता था। उस काल में जन सेवा भी कूट कूट कर भरा हुआ था, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था थी। उसकी चर्चा मैं आगे भी करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे पहला प्रमाण मिल जाता है किस प्रकार से भारत में साम्राज्य की व्यवस्था हुई, किस प्रकार से राज्य के साथ में कैसे राज्य का तत्व सामने आता है, किस प्रकार से प्रशासन और सुशासन जैसी चीज़ आती है। साम्राज्य किसे कहेंगे, साम्राज्य की गुणवत्ता क्या होगी, सॉवरेंटी क्या होगी, इस चीज़ निश्चित हो जाता है। तो कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है, शोध के आधार पर कौटिल्य अर्थशास्त्र की विवेचना करें या जानकारी क्या मिले तो आप आसानी से आंसर। अब जो दूसरे पक्ष को हम लोग देखना चाहते हैं तो क्या नज़र आता है, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज क्या देखते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका की बात होती है। मेगास्थनीज क्या था, क्या देखते हैं, मैसेडोनियन। पहली बार ये जानकारी मिलती है मैसेडोनियन से। मेगास्थनीज की इंडिका एक पुस्तक है, जिस पुस्तक को कहते हैं हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका। यानी मेगास्थनीज एम्बेसडर था, उसने जो किताब की संरचना की थी, जो किताब उसने लिखी थी, उसका नाम क्या था, इंडिका। मेगास्थनीज shared the good relationship with Chandragupta. Actually, he was a Greek ambassador of Seleucus Nicator. सेलुकस निकेटर का ये एक बहुत बड़ा कौन था, एम्बेसडर था। एम्बेसडर का मतलब आप जानते ही हैं, राजदूत के नाम। तो पहली बार एक और शब्द आता है आपके डिक्शनरी में, आप नोट कर लीजिएगा, राजदूत। राजदूत अभी भी यह टर्म वर्तमान समय में भी पूरी तरह से प्रचलित है। तो पहली बार राजदूत की व्यवस्था की भी स्थापना इस काल में हो जाती है। ये भी एक क्रिटिकल क्वेश्चन राइज होता है, इसकी भी व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं। सेलुकस निकेटर वहाँ का शासक था, यानी कह सकते हैं कि एक एडमिरल मिलिट्री जनरल था, और काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित होता है मौर्यकाल के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था से, प्रशासकीय प्रणाली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। और उसने क्या कहा था, इसके अनुसार से एक व्यवस्था सामने आती। पहली बार मेगास्थनीज की इंडिका ने कहा था, क्या था कि भारत में उस काल में 7 प्रकार के कास्ट थे, कास्ट सिस्टम था, लेकिन उसका प्रकार 7 प्रकार का था। याद रहे, कास्ट सिस्टम का प्रमाण या कास्ट सिस्टम की जो कहा जा सकता है, कास्ट सिस्टम के बारे में जिस तथ्य की पुष्टि की गई है उसमें ये कहा गया है, कास्ट सिस्टम का आधार जन्म नहीं होता था, कास्ट सिस्टम का आधार कार्य की प्रणाली होती थी या फिर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कंडीशन था। ये न तो कास्ट सिस्टम की उत्पत्ति अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक में आ जाती है, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के रूप में ये चीज़ आ जाती है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं क्या, कास्ट का निर्माण किसके अनुसार, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार 7 प्रकार के कास्ट थे। कास्ट का मतलब क्या है, कास्ट का मतलब क्या, व्यवस्था से जुड़े हुए। कास्ट का मतलब क्या, उनके व्यापार से जुड़ा हुआ। कास्ट का मतलब क्या है, उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर यह चीज़ निर्मित होती है। तो सबसे बड़ी ये सवाल आपका उठता एग्जामिनेशन का पूछा जा सकता है, मेगास्थनीज के अनुसार कितने प्रकार के कास्ट थे, तो आपका जवाब होगा 7 थे। फिर सवाल करता है कौन कौन से थे, उनकी क्रियाकलापें क्या थी, उनकी विशेषता क्या थी, कैसे इसकी जानकारी मिलेगी। आगे जब देखेंगे तो क्या नज़र आता है, उसने साफ कहा था कि स्लेवरी का मतलब है मजदूरी। स्लेवरी का मतलब क्या है, बंधुआ मजदूर कहा जाता, वो यहाँ पे नहीं था। कहता क्या था, क्या कौन सी चीज़, कहता क्या है, इस काल में जो चीज़ सामने नजर आता है उसमें इस सत्य की पुष्टि क्या है, उस काल में राइटर थे, लेखक थे। प्लूटार्क भी एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, वो भी कहता है, या स्टार्वो भी इसके बारे में कहता है। और कहता क्या है, इस काल में कौन लोग थे, ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, युद्ध में लड़ने वाले सिपाही, इन सबों का प्रोफेशन अलग अलग ढंग से बटा हुआ है। इसलिए मेगास्थनीज कहता है उस काल में 7 कास्ट थे। और वर्तमान समय में आप कास्ट की प्रणाली की बात करोगे
उसकी संरचना में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी भी सोनार हैं, लोहार हैं, लकड़हारे हैं, मछुआरे हैं, कसाब हैं, चिक है, कसाई हैं, सारे लोग हैं। तो कहने का उद्देश्य क्या है, कास्ट का निर्माण उसके काम करने की गुणवत्ता के आधार पर होता, ना कि माँ के पेट से बच्चा कास्ट रूप के लेके जन्म होता है। इसकी प्रमाणिकता कौन देता है, मेगस्थनीज इंडिका से देता है। और ऋग्वेद और जब हम लोग लेटर वैदिक में जाते, पुरुष सूक्त कहता है, पुरुष सूक्त कहता है ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म आर्म से हुआ है, वैश्य का जन्म आपके थाई फीमर से हुआ है, और शूद्र का जन्म किससे हुआ है, आपके फीट से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि जब सवाल पूछा जाए कास्ट सिस्टम कब से ओरिजिन होता है, आपका जवाब होना चाहिए लेटर वैदिक काल से शुरू होता है। लेटर वैदिक काल से लेके वर्तमान समय तक कास्ट सिस्टम की प्रणाली वही है। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बुकलेट में जाएंगे, करीब करीब 163 कास्ट की व्याख्या की गई, समझिए। तो इसकी पुष्टि कौन करता है, मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भी इस चीज़ की पूर्ति बहुत बृहत रूप से डिस्क्राइब करता है। मेगस्थनीज और भी लिखता, आगे चल के लिखता क्या है, इंडियन सोसाइटी कई भागों में विभक्ति। इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी कई भागों में या कह सकते कई रूप में विभक्ति बटी हुई थी। और उसमें क्या देखते हैं, इंडियन लाइफ भी आपस में समरूपता से होता था। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नहीं करे, अलग व्यवस्था थी, राजा की अलग व्यवस्था थी। साथ ही साथ क्या देखते हैं, बहुत सारी किताब, इंडिका ने भी एक बुक टाइटल की है, उसके लेखक का नाम एरियन की इंडिका। ये जो पुस्तक है एरियन की इंडिका के नाम से हम लोग जानते हैं। और सही मानों में कहा जाए, अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाता है, इसका बहुत सा हिस्सा डैमेज हो चुका है। बहुत कम ही चीज़ प्रमाण के रूप में इन दिनों देखने को मिलता। इसकी थोड़ी सी मैं संज्ञा की बात अगर कर लूँ, इंडिका इज द ओनली पीस ऑफ द साइटेशन ऑफ द टेक्स्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत पुराना साइटेशन ट्रूथ है, जिससे तथ्य की पुष्टि होती है जात पात का सिस्टम क्या था, समाज की प्रणाली ऐसी थी, और समाज कितने भागों में विभाजित था, सेग्रीगेट था, बटा हुआ था। और समाज इन दिनों भी बहुत सारी जाति में, बहुत सारे प्रथा में, बहुत सारे गुणों पे और काम काज के आधार पे अभी भी बटा हुआ है। मेरा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का आप लोगों को, और CUT जानना क्या चाहता है, आप में मौलिक जानकारी है या नहीं। मौलिक जानकारी का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर है कि नहीं। इसीलिए सोर्स में ये बता देता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी होना चाहिए, और रिटन सोर्स मतलब है शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये जानकारी यहाँ से मिल जाती। दूसरी जानकारी मिलती है पुराण। पुराण का मतलब नोट डाउन कर लीजिए, हिंदू, दिस इज कॉल्ड हिंदू सोर्सेज। इसे हम लोग कहेंगे हिंदू सोर्स है। पुराण यह बताता है, ब्राह्मणिकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ये बताता है कि एंशिएंट काल में भी क्या देखते हैं, जात प्रणाली थी। और विष्णु पुराण एक अलग पुस्तक है, उसके रूप में इसकी अवधारणा सामने होती है। विष्णु पुराण एक बहुत बड़ी व्याख्या के रूप में मिलती। इट मेंशन अबाउट द नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के बारे में प्रमाण ये दे देता। और विष्णु पुराण से ये पता चल जाता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य का साम्राज्य का पतन हुआ था। लेकिन पतन के भी काल में क्या देखते हैं, पतन के काल में भी जानकारी मिल जाती है कि जात पात प्रणाली जैसी चीज़ें नज़र आती है। अदर इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग कर लें, सोर्सेस, चूँकि सबसे बड़ा आपका टॉपिक क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। इस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में जो मेजर चीज़ और आता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात आती है। जब बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम लोग बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जातक कथा। जातक कथा का मतलब बर्थ स्टोरी ऑफ बुद्धा की बात की जाती है। इसकी भाषा कौन सी थी, पाली थी। पाली उस समय में क्या थी, लोकल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती थी, और उसी से उसकी जानकारी वहाँ पे मिल जाती। द टेक्स्ट ऑफ बुद्धा जातक कथा। जातक कथा में क्या देखते हैं, दिग्निकाय है, और क्या देखते हैं, संपूर्णवासी है, ये चीज़ आती है। इट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन एम्पायर। ये मौर्यन एम्पायर की जानकारी बृहत रूप से दे देती है। इसके अंतर्गत जातक कथा भी है, जातक कथा के अलावा दिग्निकाय भी है। और आगे क्या देखते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर के साथ में क्या जानकारी, तिब्बतन लिटरेचर भी है, चाइनीज़ लिटरेचर भी है,
बुद्धिस्ट हिस्ट्री भी है, ये सारी जानकारी मिलती है। और जो जानकारी विभिन्न राष्ट्रों, विभिन्न देशों की मिलती है, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। जो जानकारी का स्रोत होता है उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात जैसी चीज़ें कदापि नज़र नहीं आती, इसलिए हम लोग इस सोर्स को लेते हैं। कहीं फेवरेटिज्म नहीं है या भी कहीं कोई नेपोटिज्म जैसी चीज़ें नहीं, इसलिए इसकी विशेषता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, लिबरलिज्म वाज द इंडिकेटिव फोर्स ओवर देयर। इसमें उदारता सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उदारता की महानता देखने को मिलता है। इसलिए कहा जा सकता है जो ये पूरा इतिहास हम लोग देखते हैं, मौर्यकालीन इतिहास, किसी भी प्रकार से कोई पक्षपाती तथ्य जैसी चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आती है। उसके अलावा जो और पुस्तक है, उस पुस्तक को मैं ब्रीफ में बता दूं। इस पुस्तक के अंतर्गत सबसे बड़ी बात है दीपवंश है, महावंश है। और नोट लीजिएगा, ये सभी के सभी क्या है, सिलोनिक क्रॉनिकल। दिस ऑल आर व्हाट, सिलोनिक क्रॉनिकल। और इस सिलोनिक क्रॉनिकल में भी क्या देखते हैं कि एक ट्रेडिशन ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ कंटिन्यूटी जैसी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। उस सीक्वेंसिंग को, ट्रेडिशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम लोग हटा नहीं सकते। उसके अलावा देखते अलग पुस्तक है ललित विस्तारा, में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो ये तीन चीज़ें मैंने लिया कि मौर्य काल का जो फॉरेन सोर्सेज की बात होगी, टिक मारने का क्वेश्चन होगा, फॉरेन सोर्स की बात क्या कीजिएगा, मेगास्थनीज सबसे पहला सोर्स है। मेगास्थनीज की दो है पुस्तक, एक इंडिका का लिखने वाला एरियन है, दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका। जब हम अदर सोर्स की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट सोर्स भी है, सिलोनी सोर्स भी है, यानी श्रीलंका का सोर्स भी है। और बुद्धिस्ट सोर्स के आधार पर जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी क्रॉनिकल पुस्तक है उसके साथ में जुड़ी हुई है। दीपवंश है, महावंश है, कुलवंश है, ये सारा चीज़ का प्रमाण दे देता। तो इस प्रकार से बुद्धिस्ट सोर्स भी इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। और फिर आगे क्या देखते हैं, जैना सोर्स, जैन सोर्स भी इसके लिए है। जैन सोर्स के अंतर्गत क्या कहेंगे, क्यों है जैन, अगर सवाल पूछा जाए जैन सोर्स क्यों लिया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, निर्भीकता से जवाब क्या होगा, चूंकि चंद्रगुप्ता मौर्य उस काल में क्या हो गया था, उस काल में क्या हो गया था, एक जैन मुनि हो गया था, इसलिए जैना सोर्स भी बड़ा ही रेलेवेंट सोर्स के रूप में सामने में आता है। और इसकी जो फेमस पुस्तक है उसका नाम है प्रशिस्थ पर्वन। ये याद रहे, प्रशिस्थ पर्वन, ये इंफॉर्मेशन मगध के सामाजिक अवस्था को बताता है, इकोनॉमिक कंडीशन को भी बताता है, साथ ही साथ मौर्यकाल का साम्राज्य किस प्रकार से विकसित था या किस प्रकार से फैला हुआ था। उसके बाद जो दूसरी चीज़ क्या है, भद्रबाहु और शतुलभद्रा दो लोग थे। जब अकाल होता है, व्हेन द कंट्री वाज डिक्लेयर्ड एज अ व्हाट यू कैन से दैट वाज डेजर्टेड, दैट वाज द कंडीशन ऑफ फैमिन एट दैट टाइम। So one group of the Jaina sect migrated to the region of the south, and one group of Jaina sect were restricted to the region of northern India. जो लोग उधर गए थे वो क्या थे, भद्रबाहु थे, and they were called दिगंबर। और क्या देखते हैं, प्रशिष्ट पर्वन किताब में लिखा गया है। और क्या देखते, भद्राहु जैन कल्पसूत्रा, ये बताता है कि उस काल में ये लोग यहाँ पहुँचे थे। ये शो करता है कि जैना सोर्स भी शो करता है कि चंद्रगुप्ता मौर्य एक बड़ा ही अच्छा बड़ा साम्राज्य विस्तार था, उसकी व्यवस्था इस प्रकार से थी। और दूसरी पुस्तक की बात अगर हम लोग करते हैं, इस काल की जो मेजर पुस्तक है उसका नाम आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये गुप्त काल की किताब है, गुप्त काल की पुस्तक है। और मुद्रा राक्षस संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, ये ध्यान रहे आपकी, संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक कौन थी, मुद्रा राक्षस थी। और ये संस्कृत ड्रामा है अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी, रिटन बाई विशाख दत्त। इसको लिखने वाले कौन थे, विशाखा दत्त थे। वो लिव्ड इन 5th century, डेटेड अबाउट डिथ्रोनिंग द नंदा डायनेस्टी एंड नंदा की। ये बताती है पुस्तक कि नंदा एम्पायर को किस प्रकार से चंद्रगुप्ता मौर्य ने विस्थापित किया, डिथ्रोन किया, हटा दिया, ये प्रमाण मिल जाता है। तो क्या दे, तो मुद्रा राक्षस से किताब है जिसके लिखने वाले कौन है, विशाखा दत्त। तो ये याद रहे कि विशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसकी जानकारी आपको चाहिए हर हाल में। अंडर द ट्यूटरेज टर्म को आप लिखिएगा, ये एक नया सा शब्द है ट्यूटरेज। ट्यूटरेज का मतलब क्या है,